नमस्कार मित्रों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ संबित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने करण के विषय में चर्चा किया था कि करण आपके आजीविका के बेसिक आधार को बता देता है। आप कुंडली विश्लेषण को करवाते हैं, कुंडली एक अंतिम निर्णय होता है, उसके बाद ही फाइनली आप रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परंतु यदि आपके पास में कोई गाइडेंस नहीं है और आपके पास आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को नहीं जान रहे हैं जहां आप गाइड ले सकते हैं, तो प्रथम दृष्टिया यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में क्या प्रोफेशन रहेगा या सोर्स ऑफ इनकम किस दिशा से जनरेट होगा, तो आप उनके चार्ट में करण को देखिए। या आप स्वयं की ज़िंदगी में भी देखना चाहते हैं कि आपका स्वयं का लाइफ किस तरह से आगे बढ़ सकता है, किस दिशा में आप सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, तो आप करण को प्राथमिकता दीजिए। ये प्रथम दृष्टिया वो आधार होता है जो बताने में सक्षम है कि आप किस तरह के प्रोफेशन को सेलेक्ट करेंगे या प्रोफेशन का आधार क्या होगा या आपका सोर्स ऑफ इनकम किस दिशा, मतलब सोर्स ऑफ इनकम का मुख्य रूप क्या होगा। इसे कनेक्ट करते हुए मैं बहुत बेसिक सा चीज़ बताता हूं कि मौजूदा दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत सारे ज्योतिषाचार्य अपने अपने मतों को रखते हैं। निश्चित तौर पे सारे अपने अपने मतलब शास्त्र के अनुसार बहुत सारे शास्त्र धर्म ग्रंथ हैं हमारे और बहुत सारे ज्योतिष की विधाएं हैं, अलग अलग मत को रखते हैं। जब भारत का जन्म हुआ थोड़े समय पहले पाकिस्तान का भी उसी समय कुंडली बनता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस की कहीं गुंजाइश नहीं होती है, ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहे होते हैं। लिटिल बिट जिसको कहा जाता है कि डिविजनल चार्ट्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है और जो जोन है उससे थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है, परंतु चार्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति कुंडली विश्लेषण के बाद में जिसको जितना बताना है बता ले, पर मैं जो बार बार एक चीज कहता हूं कि अंतोगत्वा विजय भारत की ही होगी, इसके पीछे के कुछ तत्व को समझिएगा और उसमें मैं करण की भूमिका भी आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि भारत विजया तिथि, जिसके विषय मैंने पहले भी बताया है कि त्रयोदशी, अष्टमी और तृतीया तिथि विजया तिथि होती है, जिसमें से तृतीया और त्रयोदशी को हम लोग बेहद शुभ मानते हैं और किसी भी कार्य को करते हैं तो सफलता मिलना तय होता है। त्रयोदशी या तृतीया तिथि में कोई जातक जन्म लेता है तो मान करके चलिए उसके जीवन में सफलता के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो भारत की जो कुंडली बनती है वो त्रयोदशी तिथि की बनती है। त्रयोदशी तिथि के साथ जो सबसे सेकंड जो प्लस पॉइंट है, पुष्य नक्षत्र, पोषण का नक्षत्र कहा गया है। 27 नक्षत्रों में सबसे यदि शुभ नक्षत्र किसी को कहा गया है तो वो पुष्य नक्षत्र है। मैरिज को छोड़ करके आप कोई भी शुभ काम आप पुष्य नक्षत्र में करिए, आपको इसका लाभ मिलना ही मिलना है। आप किसी सामान को परचेज करते हैं, ज्वेलरी को करते हैं, गाड़ी को करते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं उसका एक अंतोगत्वा रिजल्ट पॉजिटिव वे में ही आएगा। तो जब भारत का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में चंद्रमा है तो आप ये मान करके चलिए कि भारत पोषण करने वाला देश रहेगा, ना कि पोषण पाने वाला। पोषण तभी कर पाता है इंसान जब उसके पास में समृद्ध हो। एक राजा ही पोषण कर सकता है क्योंकि राजा के पास में वो धन कोष है, वो समग्र चीजें हैं जिसके बल पर वो राज्य को चला सकता है। तो भारत को यदि हम मान लें कि राजा है तो समस्त विश्व को चलाने के लिए, पोषण करने के लिए भारत के पास सारे इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेंगे और तिथि त्रयोदशी होने की वजह से उसका निश्चित तौर पे सफलता मिलना तय है। इसके बाद पंचांग का जो सबसे सेकंड जो महत्वपूर्ण जिसे कहा गया योग, सिद्धि योग में भारत की कुंडली बनती है। अर्थात ये संभव ही नहीं है कि किसी कार्य के लिए किसी कार्य की कल्पना की जाए, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और वो सिद्ध ना हो, ये असंभव चीज है। फिर कहूंगा कि चार्ट एनालिसिस अलग चीज है, परंतु पहले जो भी हमारे ऋषि मुनि थे या जो भी हमारे गुरुजन थे वो महज पंचांग को देख करके जातक के भविष्य का निर्णय कर देते थे। तो सिद्धि योग होना अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है जो भारत को एक और मजबूती प्रदान करता है। आप बहुत कम ऐसे चार्ट देखेंगे इंसान या देश का जब बनता है या किसी चीज़ का, जब इतने सारे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। एंड द फाइनल वन जो सबसे अधिक जो मैं कहता हूं कि भारत
का जो इकोनॉमिक ट्रेड है, जो बृहस्पति अभी मिथुन राशि ट्रेडिंग में आया है, जिसके चलते बहुत सारे देश डमाडोल होंगे, परंतु भारत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा करके ले जाने वाला। क्यों? वाणिज्यकरण। करण आपके प्रोफेशन को दर्शाता है और भारत की कुंडली में करण वाणिज्य आता है। वाणिज्यकरण यदि किसी भी जातक की कुंडली में आप देख लीजिए, आप प्रथम दृष्टया कह सकते हैं कि आपको व्यवसाय ही करना है। और इन केस उनके चार्ट का यदि आप कॉम्बिनेशन देखें कि धन भाव का स्वामी यदि बिजनेस सप्तम भाव के स्वामी से संपर्क बनाता हो, आंख बंद करके बोल दीजिए कि वो जातक बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन करण वाणिज्य होना चाहिए। यदि आपका फिफ्थ हाउस का स्वामी सेवंथ हाउस से अगर आपका संपर्क बनाता है, तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान बिजनेस करेगा ही करेगा। थर्ड हाउस पराक्रम का स्वामी भी अगर सप्तम भाव से यदि आपका संपर्क बनाता हो, तो आप समझ लीजिए कि वो जातक बिजनेस करेगा ही करेगा। तो भारत की कुंडली में यह कॉम्बिनेशन बनता है, बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए भारत जहां जुपिटर धर्म पोषण के क्षेत्र में दिखा रहा है और वहीं पर दिखा रहा है कि व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी, तो व्यापार करके भारत बहुत अच्छा ट्रेडिंग में ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाएगा ही जमाएगा। यही फाइनल रिजल्ट है पंचांग का। कुंडली विश्लेषण अलग है, मैं उस पर भी धीरे धीरे आऊँगा और दशा महादशा और बाकी चीज़ों के सापेक्ष में बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे भारत की कुंडली कितनी ताकतवर है। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषाचार्य एक भ्रामक स्थिति बना रहे हैं कि भारत के साथ ऐसा होगा, भारत के साथ वैसा होगा, पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। पाकिस्तान खंड खंड में विभक्त हो जाएगा, भारत को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सिर्फ मुखदर्शक बनकर देखा रहे। समझ लीजिए कि आपके पड़ोस में कुछ है ही नहीं, आप बस अपना पेशेंस लेवल बनाए रखिए। आप देखिएगा कि पाकिस्तान किस तरह से टुकड़ों में बंटता है, उसकी यह स्थिति ही नहीं रहेगी कि भारत से लड़ सके। भारत अभी चौथा वैश्विक वाणिज्य करण की वजह से बिजनेस की स्थिति आप देखिए कि भारत कितनी जल्दी ग्रो किया है। और चौथा सबसे जो है ना, मतलब जिसको कहा जाता है कि मतलब मजबूत स्थिति में है अर्थव्यवस्था के मामले में, वो बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। और पहली जो दो अर्थव्यवस्था है उसकी चिंता आप इसलिए ना करें क्योंकि वो खुद से अपनी अर्थव्यवस्था को डाउन करने वाले हैं। अमेरिका बर्बाद होने वाला है, डॉलर गिरने वाला है। रातों रात कुछ नहीं होता है, परंतु इसकी शुरुआत आपको 2025 में देखने को मिल जाएगी। ये जो हमारा नया पंचांग जो संवत्सर चालू होता है अप्रैल से लेकर के अप्रैल तक का, आप देख लेंगे इसके भीतर में जो मैं कह रहा हूँ वो कैसे होता है और किस दिशा में होता है। वाणिज्य के साथ में वाणिज्यकरण बहुत तरह के बिजनेस को भी दिखाता है। तो आप भारत का जो ट्रेडिंग सेक्टर है, जहां एक तरफ अभी बूम में जाएगा, इकोनॉमिकल सेक्टर बूम में जाएगा, जो भारत का कोष है वो बढ़ने वाला है, वहीं आप देखेंगे कि जमीन वगैरह का जो मामला है, भारत बहुत सारे ऐसे नियम लाने वाला है, जैसे कि ब्रोकर हैं या जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स कहीं ना कहीं पैसा ले लेते हैं पर पोजीशन नहीं देते हैं, कोर्ट केस का मामला चलता रहता है। ये सारे अब धीरे धीरे 10 सितंबर 2025 के बाद आपको सॉर्ट आउट होते दिखेंगे। कृषि योग्य जमीन जो है या फिर जो आपका जो भी बहुत जो जमीन कहीं पर ऑक्युपाइड है, उसको लेकर के भारत सरकार कहीं ना कहीं एक लॉ बना चुकी है। ये हमें भले जानकारी में ना हो, लेकिन प्लैनेट्स कहते हैं कि उस दिशा में लॉ बना चुके हैं और बहुत अच्छा इसमें कहीं ना कहीं आपको स्थिति देखने को मिलेगा। मंगल की दशा 10 सितंबर 2025 के आसपास चालू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी की भी दशा मंगल की जो है ना उनसे कंबाइन कर जाएगी। तो यदि सब कुछ बेहतर रहता है तो आप देखेंगे वन मैन आर्मी की भूमिका में मोदी जी रहेंगे। और आप कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी तक इस उधेड़ बुन में था कि ये डिसीजन लूँ कि ना लूँ, ये लॉ पास करूँ कि ना करूँ, कहीं इसका आप आधार कार्ड लाते हैं या फिर नोटबंदी करते हैं, तुरंत एक विद्रोह सा हो जाता है, आगजनी और बहुत सारी चीज़ें घटित होने लगती हैं। वह स्थिति अब देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मंगल की स्थिति और केतु की स्थिति कहीं ना कहीं भारत के चतुर्थ भाव में अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है, एक कलह की स्थिति को दिखा रहा है। परंतु आप इस कलह को दबाने के लिए सितंबर के बाद, मध्य सितंबर से आप देखेंगे कि सरकार ऐसे ऐसे नियम ला रही है कि यह मैंने कानून बनाया और इसका आपको अक्षरशः पालन करना है। बहुत सारे राज्य को आप देख रहे होंगे जो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, कभी नोट के अंदर कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, कभी नई शिक्षा नीति को लेकर के कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि
सितंबर, मध्य सितंबर के बाद में यदि सब कुछ ठीक रहा तो मोदी जी मंगल प्रधान बनने वाले हैं। जब अभी चंद्रमा के अंदर आप देखेंगे कि बात बात पर मोदी जी हर जगह रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं। ये ड्यू टू चंद्रमा का जो है ना दशा के चलते है। चंद्रमा इमोशनल है, माँ का कारक है, तो एक पोषण जो है पुष्य नक्षत्र के चलते उनका जो है ना लगता है कि मैं सबको लेकर के चलूं, और वो प्रयास भी करते हैं। पर जैसे ही मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल की दशा चालू होगी, वो फिर एक डिटरमाइंड हो जाएंगे कि मुझे देश को बचाना है और इसके लिए अगर मुझे कोई कड़ा कानून लाना है तो लाएंगे। और यदि उनको दमनकारी नीतियों का भी कुछ जन्म देना पड़े तो वो जन्म देंगे, और ज़रूरत पड़ा तो बाय हुक एंड बाय कुक अपने काम को करवा कर करेंगे। नियम जो कानून बना है वो लागू हो करके रहेगा। और आप देखेंगे कि जो हमारा जुपिटर जिस तरह से तेजी से मूवमेंट कर रहा, सुप्रीम कोर्ट या जजों को लेकर के भी एक बहुत बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा, उनके कानून को लेकर के देखने को मिलेगा। वो पैनल भी मेरे कैलकुलेशन के अनुसार जो जुपिटर जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं गठित हो चुका है। वो भी ऑर्डिनेंस बहुत जल्द हमको लगता है कि देखने और सुनने को मिल जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहना है कि जिसका भी करण वाणिज्य आता है, जैसे भारत का करण वाणिज्य है, तो निश्चित तौर पर ये मान कर चलिए कि भारत बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत अच्छा बूम करेगा, और अर्थव्यवस्था के मामले में वो तीसरे पायदान पर बहुत जल्द आएगा। और कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जैसे कि अभी इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में त्रिकोणीय जो है समीकरण बन रहा है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई आपने देखा कि ईरान के पास बहुत उन्नत हथियार है। सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जो है ना यूरोपियन कंट्री उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे ज्योतिषाचार्य बता भी रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो सकता है इजराइल के लिए या ईरान के लिए, ईरान जो है बर्बाद कर देगा। समीकरण बिल्कुल उल्टा है। उल्टा इसलिए है कि जो मेरे कैलकुलेशन में आ रहा है, ईरान यदि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता है तो जो ये कयास लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध के सारे कलपुर्जे इकट्ठा हो चुके हैं ईरान के पास में, और वो कभी भी इसका दुरुपयोग कर सकता है, ये सच है। परंतु इसे उपयोग करने से पहले ईरान बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। अचानक से ईरान पर इस कदर हमला हो सकता है, त्रिकोणीय में बता दे रहा हूं, जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। और इतनी बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है ईरान को जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी लग रहा कि ये छोटा सा कंट्री है, यहूदी का मतलब एक इजराइल जो है, और हम बहुत आसानी से कुचल देंगे, ऐसा नहीं होगा। किंतु इसमें नुकसान सभी को उठाना पड़ेगा, और अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, जैसे रशिया पुतिन जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, तो पुतिन की हत्या की भी साजिश की मैंने बहुत पहले एक बार भविष्यवाणी की थी कि पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। उनके चार्ट में अभी भी पॉइजन दे करके या मतलब जिसे कहते हैं हत्या की साजिश का योग नहीं टला है। तो पुतिन को मारने के अभी भी प्रयास होगा। यदि पुतिन जल्द कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं यूक्रेन को लेकर के, तो उनके जान का खतरा बना हुआ है। और ऐसे में बहुत भयंकर स्थिति अमेरिका और रूस के बीच में उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें अंतोगत्वा रूस तो बैलेंस कर लेगा, पर अमेरिका बहुत जल्द तबाह, बहुत बड़ा नुकसान में चला जाएगा। क्योंकि अमेरिका के साथ ऐसा होना है, इसलिए वो अमेरिका के चलते आप देखेंगे कि जो डॉलर है उसका डी डॉलराइजेशन के पीछे भी जो है ना कई देश काम कर रहे हैं कि वह उसके सापेक्ष में लाना, और वो लाएंगे पैरेलल। मतलब देश जो है कई सारे कंट्री मिलकर के आप देखेंगे कि वो पैरेलल एक डॉलर के सापेक्ष में खड़ा करेंगे, जो कि चलेगा। लेकिन उससे भी बड़ा जो है कि वो गोल्ड को प्राथमिकता देने वाले हैं, और गोल्ड ही चलेगा। परंतु गोल्ड चाइना गोल्ड अपने स्तर पर बहुत बड़ा स्टॉक को ले रहा है, और अमेरिका सबसे बड़ी मूर्खता कर रही है कि अपना गोल्ड का जो स्टॉक है उसे खाली करके वो बिटकॉइन वगैरह को लेना चाह रहा है। जो तबाही आनी है तो कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो ये अमेरिका के ट्रंप जी इतनी गलती कर रहे हैं कि अमेरिका को इसका बहुत भयानक खमियाजा उठाना पड़ेगा, जिसके चलते डॉलर गिरेगा, बिटकॉइन धरा रह जाएगा, और गोल्ड जिनके पास में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परंतु गलती से यहाँ समीकरण समझिएगा कि यदि चाइना ताइवान पे हमला कर देता है इस बीच में कि मैं भी अपना ही लूँ, जैसे रूस चाह रहा है कि यूक्रेन के क्षेत्र को अपना लें, वैसे ही चाइना चाहता है कि हम भी अपना जो है ना समग्र विकास के क्षेत्र में जो मेरा जो टूट गया ताइवान उसको ले लें। ये चाइना की सबसे बड़ी भूल होगी। अगर ऐसा होता है कि तो चाइना सोचेगा 2-3 दिन में हम निपटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
ताइवान दिखता नहीं है पर उसे बैक से इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि चाइना तबाह तबाह हो जाएगा और उसे लगेगा कि मैंने हमला करके ताइवान पर बहुत बड़ी गलती कर दी। रही बात पीओके को लेकर, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, फिर कहूँगा पाकिस्तान की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा संयम रखिए। पाकिस्तान खुद ऐसे गर्त में जाने वाला है आर्थिक स्थिति को लेकर के और अंदरूनी कलह को लेकर के, जहां भारत को बैठे बिठाए थाली में एक भोजन जैसे मिल जाता है, उस तरह से उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पाकिस्तान के विषय में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। चिंता का जो मुझे विषय दिखता है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। ईस्टर्न जोन से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड, बिहार, यूपी होते हुए जो एरिया है, ये पूरा मुझे अब इसे कैसे कहूँ, पर आप समझ लीजिए कि धर्म युद्ध नहीं कह सकते हैं आप, दंगों की बहुत बार परिभाषा होती है, मतलब आगजनी से लेकर के हर तरह की नेगेटिव चीज़ें, ये पूरा जोन मुझे एक्टिव होता दिख रहा, क्योंकि ईस्टर्न जोन अभी बहुत एक्टिव है। ज्वालामुखी की कह लीजिए कि मुख पर जैसे बैठा हुआ है, वो कभी भी फट सकता है। तो कई सारे देश मिलकर के जो है ना चाहेंगे कि भारत पर अचानक से भारत को घुटनों पर लाने के लिए हम कर लें। जैसे कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री अभी कह रहे हैं कि भाई अगर हमने नहीं एकजुट होकर के इजराइल पर हमला किया तो फिर ये बारी बारी सबको भुगतना पड़ेगा। तो एक माइंडसेट है इनके अंदर में कि हम लोग सारे मिलकर के हमला करेंगे, तो इसे अपना सकते हैं, इसे अपने अधिकार में ले सकते हैं। तो भारत, अमेरिका हो चाहे रूस हो, चाहे मतलब रूस कहने का अर्थ है कोई भी देश हो, 10 देश मिल जाए, 50 देश मिल जाए, भारत फिलहाल गुलामी के तरफ अग्रसर नहीं। और हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा नुकसान उठाना पड़े, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है, तो अंतोगत्तो विजय भारत का होना है, अर्थव्यवस्था में बढ़त भारत की होनी है, और नाम प्रतिष्ठा में भारत का होना है, और भारत का वैश्विक गुरु बनना तय है। और भारत ही वो रहेगा जो सभी को समझाएगा या बताएगा कि कैसे क्या करना है, और भारत की बात सुनी जाएगी। आज वीटो पावर के लिए भारत को स्टैंड किया जाता है, और उसी भारत ही वीटो पावर लेगा कि ये होगा और ये नहीं होगा। समय लग सकता है, जैसे कि मैंने अपने एक सेशन में बताया था कि भाई आप 2020 में 36 साल जोड़ लीजिए, तो 20 में जब आप 36 साल जोड़ते हैं तो 2020, 2023, 40, 50 एंड 56, तो 2055-56 का जो एरिया है वहाँ भी भारत को, वहाँ थोड़ा भारत को नुकसान बड़े पैमाने पर उठाना पड़ सकता है। तो बाकी चीज़ों को छोड़ दें, तो मुझे अभी फ़िलहाल की बात करनी है, और फिलहाल ये है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, जब दिन अंधेरे के बाद उजाला होता है तो निश्चित तौर पे व्याकुलता या थोड़ा सा धैर्य हम लोग होते हैं, वो समय अब आ रहा। बट आफ्टर सितंबर यू विल सी कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ जो है बहुत बेहतर होने वाला है भारत के साथ में। छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट मंगल की दशा है तो लगी रहेगी, लेकिन वो मंगल की दशा भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे ऐसा मुझे नहीं दिखता है। हाँ, अमेरिका, पाकिस्तान, ये लोग जो कंट्री हैं, ये जो दिखते हैं कि डिवाइड है, मतलब अमेरिका भारत को सपोर्ट करे, ज़िंदगी में नहीं करेगा। मेष राशि है और अमेरिका पाकिस्तान जो है ना, मतलब मेष का प्रभाव अमेरिका लिए है और पाकिस्तान का भी सेम है। वो कुछ भी हो जाए वो साथ अमेरिका पाकिस्तान का ही देगा, क्योंकि उसके चार्ट के साथ में हमारा चार्ट नहीं मिलता है। जैसे आप समझ लीजिए कि किसी का नाम अनुराग है और किसी का नाम पायल है। अब आप इनका कॉम्बिनेशन उठा करके देखिए, चार्ट के 36 गुण मिला दीजिए या जो भी मिलाना है मिला दीजिए, पर पुकार का नाम मैच नहीं करने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना ही तय है, होना ही तय है। इसीलिए कई बार मैं जब इस तरह का एनालिसिस करता हूं तो मैं पुकार नाम दे देता हूं कि आप अपने घर में पत्नी को इस नाम से पुकारिए, या पत्नी आपको इस नाम से पुकारे, तो रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। क्यों? बस ग्रहों का मैच है। तो पाकिस्तान के साथ भारत का ग्रह बिल्कुल मैच नहीं करता। पाकिस्तान विश्वास के लायक है ही नहीं भारत के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और करण के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे ईमेल के द्वारा सूचित करें। मैं निश्चित तौर पर अगले वीडियो में ईमेल के, अगर आप जिस करण के जो 11 करण है हमारे पास में, उसमें 7 चर करण और 4 स्थिर करण है, तो पहले 7 चर करण के विषय में आप जानना चाहते हैं कि स्थिर करण यह भी बताएं, और किस करण के विषय में जानना चाहते हैं आप बताएंगे। ये आपका जन्म समय मुझे मेल करेंगे, जन्म डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ यदि मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके करण के आधार पर ही सिर्फ आपको बताऊंगा कि किस तरह से करण काम करते हैं और आप किस दिशा में व्यवसाय कर सकते हैं प्रथम दृष्टया, जिस पर आप ट्रस्ट कर ही सकते हैं कि हाँ ये ट्रस्टेबल आपने बताया। और बहुत शॉर्टकट चीज़ है, 1 मिनट में किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए और आप देख लीजिए कि आपका करण क्या है, एंड करण के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोफेशन मिलना तय है। इति शुभम।
नमस्कार।